नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन में 3 क्लासेस हो चुकी हैं। चौथे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों के बारे में बताया है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। पेपर में आता है वहाँ से, और मैंने उसमें दिखाया भी है कि कौन-कौन से यंत्र थे जो बार-बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और आज की जो कक्षा है, आज की जो ये क्लास है, इसमें मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आया हूँ, उसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका 50% कर दीजिए तो बहुत है। क्योंकि 50% करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होगा। बायोलॉजी से आज प्रश्न कम है, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री से है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जहाँ पे नाम ही आ जाता है तो आप लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और भाई, जब प्रश्न आता है तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके यूपीपी में भी आता है, आरआरबी में भी आता है, एनटीपीसी में भी आता है। मतलब कि आपका कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पर ऐसे प्रश्न देखने को ना मिले। स्पेशली आपका आरआरबी वाले, उसी का प्रश्न ही है, तो आप कहीं नकार नहीं सकते इसको। क्योंकि ऐसी बात है नहीं कि मैंने प्रश्न बनाया हो, मैंने प्रश्न बनाया नहीं है, ये प्रश्न बनाया है जो आपके पेपर में आए। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो दोस्त सो रहे हों आपके कि हाँ तैयारी करनी है, तो जल्दी से जुड़ जाएं, उसके बाद क्लास शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मैटर कहाँ है भाई? मैटर में पहला प्रश्न कौन सा होगा, देखते हैं। दिल थाम के बैठिएगा। आरआरबी के नाम से आपका पीडीएफ बना हुआ है। चलिए, हाँ ये लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जो अभी तक इस चैनल से ना जुड़े हैं। हाँ, आप लोग प्रश्न को देखकर प्रश्न पर कमेंट जरूर किया कीजिए, और लाइक भाई कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कुछ घटेगा नहीं, लेकिन जब कर देते हैं तो उससे हमारा मनोबल जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए देख लीजिए क्या है। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी, एसआई, एनटीपीसी, ऑल वनडे एग्जाम साइंस, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न, जिसे आप लोग कहते हैं पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज, ये आप लोग कहते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा लोगो, अगर आप सर्च करेंगे तो लोगो ऐसे ही मिलेगा आपको। थोड़ा मॉडिफिकेशन हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है लोगो, तो लोगो मॉडिफाई हुआ है लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है इसमें। चलिए लीजिए पहला प्रश्न आपके साथ। ये केमिस्ट्री से प्रश्न बनता है, और जबकि मैंने इसे पढ़ाया हुआ है आपको। केमिस्ट्री से प्रश्न बनता है, मैंने आपको बायोलॉजी के टाइम ही जो बॉटनी पढ़ा रहा हूँ उसी में आपको बता दिया था इसका कि ये होता क्या है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है। लिटमस पेपर, जो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, तो ये बना भी है। मैं पढ़ाया था, थियरी पढ़ा रहा था, तब भी बता रहा था कि यहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है, ठीक है, इंडिकेटर है, जिसे प्राप्त किया जाता है। अब खाली स्थान को भरना है, तो ये बताइए क्या लेमन ग्रास से बनाया जाता है, या लाइकेन से बनाया जाता है, या हल्दी से बनाया जाता है, या फिर गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं आपको बता दूं
कि मैंने आपको बताया था जब शैवाल पढ़ा रहा था, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक, ये दोनों जब मिलते हैं मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि स्वयं एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक पर्यावरण का सूचक है, पर्यावरण प्रदूषण का, पर्यावरण, एक मिनट पूरा रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण का क्या है? सूचक है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का एक सूचक है कौन? लाइकेन। ठीक है, अब लाइकेन है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हल्दी भी आपका एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूं कि ये जो होता है अम्ल क्षार, अम्ल प्लस क्षार, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार पढ़ाया हूं कि ये जो लिटमस पेपर है ना, ये अनिल, अनिल आप जानते होंगे, मैं आपको बार बार बताया हूं, यहाँ पे छलनी, क्षार की तरफ छलनी कर दीजिए और अम्ल की तरफ अनिल कर दीजिए। आ से अम्ल हुआ, ना से नीला हुआ, आ से अम्ल ना से नीला हुआ, नीले को लाल कर देता है। यानी कि लाल लिटमस पेपर आप अम्ल में ले, नीला लिटमस पेपर आप अम्ल में ले जाइए तो उसके रंग को बदल कर क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार में ले जाइएगा, क्षार से क्या हुआ? क्षार हुआ, ला से लाल हुआ और ना से क्या हो गया? नीला हो गया। यानी कि लाल लिटमस पेपर को यदि आप क्षार में ले जाते हैं या क्षारक में ले जाते हैं तो वह उसके रंग को बदल कर नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो ये रही आपकी जानकारी। और ये जो लाइकेन है, लाइकेन के ही द्वारा क्षार का निर्माण किया ये लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और उसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये रहा, ओजोन गैस का रंग होता है। मैंने इसे एफबी पर भी डाला, इंस्टा पर भी डाला और यूट्यूब पर भी है। इसका कमेंट बहुत कम आया और जिनका आया भी वो ज्यादातर गलत आया। नजदीकियां तो बढ़ी थी लोगों की कि ये प्रश्न ऐसे होगा, लेकिन नजदीकियों के साथ भी ये गलत हुआ है। तो सोचिए आप लोग कि आप लोगों को ये नहीं पता कि जो ओजोन है, ओजोन ओजोन गैस का रंग कैसा है? ओजोन गैस का रंग मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं तो ओजोन को ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। ये भी बताया मैंने, अभी पिछली क्लास में मैंने ढेर सारा चीज बताया था इसमें। तो 1985 में सर्वप्रथम ओजोन लेयर में छिद्र दिखा। क्या दिखा? छिद्र दिखा। और ये जो छिद्र है भाई, आप लोग जानते हैं कि ये जो छिद्र है बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और ये छिद्र किसके द्वारा हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? CFC को सबसे ज्यादा इसमें क्या माना जाता है? उत्तरदायी माना जाता है इसके लिए। जबकि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं सब इसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? CFC। CFC को क्या कहते हैं आप लोग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका रंग पूछा है तो रंग इसका क्या बन जाएगा दोस्त? तो इसका रंग हो जाएगा नीला। क्या रंग हो जाएगा भाई? तो इसका रंग हो जाएगा नीला। नीले रंग का होता है आपका ओजोन गैस। ओजोन गैस कैसे ही होती है? नीली होती है भाई। चलिए जान जाइए आज से, क्योंकि मैंने जो देखा वो बड़ा ही निराशाजनक था कि आप लोगों को इसका रंग नहीं पता था। और मैंने बताया भी था कि आप लोग 100% लोग में से कितने लोग उसका आंसर सही कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा था कि 10% लोग सही कर पाएंगे और वही हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है मेंडलीफ के अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार है, मेंडलीफ ने क्या बनाया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था। केमिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेंडलीफ का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है भाई।
केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या बनाया था? आवर्त सारणी बनाया था। क्या बनाया था? आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है, प्रश्न का आंसर करते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार क्या है भाई? तत्वों के गुणधर्म उनके खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? किसके आवर्ती फलन होते हैं मेरे दोस्त? तो क्या तत्वों की अभिक्रियाशीलता के, तत्वों परमाणु क्रमांक के, परमाणविक द्रव्यमान के, या फिर परमाणु त्रिज्या के? मैंने कहा ना कि आज आप लोगों की हवा टाइट होने वाली है। आज जो प्रश्न लिए गए हैं, आज जो प्रश्न लिए गए हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज्यादा हैं। बायोलॉजी के भी प्रश्न हैं लेकिन बहुत कम है, जीव विज्ञान के भी प्रश्न हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाई आप लोगों को सोचने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें। ये परमाणविक द्रव्यमान, जो इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान होता है, उसके आवर्ती फलन होता है। किसके आवर्ती फलन होता है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 3 को सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए, हाँ, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। ठीक है, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। अब श्रेणी परिपथ में कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी या कौन सी श्रेणी? दोनों श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां हैं, गुणोत्तर या समांतर। कितनी श्रेणियां होती हैं भाई? एक होती है समांतर श्रेणी, एक मिनट रुक जाइएगा। एक कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। दो श्रेणियां होती हैं। श्रेणी का क्रम का उदाहरण बताना है तो कार की हेडलाइटें होती है क्या, कि स्ट्रीट लाइटें होती हैं? स्ट्रीट लाइटें का मतलब क्या होता है? जैसे आप शहर में चलते हैं तो रोड पे जो लाइटें लगी होती हैं उसी को स्ट्रीट लाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या सजावटी लाइटें? सजावटी लाइटें का मतलब जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं वहां पर जो लाइटें लगी होती है, झूमर लगी होती हैं, वो लाइटों के बारे में, या फिर घरेलू वायरिंग के बारे में। घरेलू वायरिंग की जो प्रणाली है वह कौन सी इसमें श्रेणी क्रम में लगी होती है? तो मैं आपको बता दूं तो इसमें आपकी ये है ऑप्शन नंबर 3 वाला। सजावटी जो लाइटें होती हैं, डेकोरेशन की जो लाइटें होती हैं, वो लाइटें आपकी डेकोरेशन वाली लाइटें क्या होती हैं? श्रेणी परिपथ में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्योंकि इसमें समान रूप से धारा को प्रवाहित किया जाना होता है। इसमें क्या होता है? समान रूप से धारा को प्रवाहित किया जाना होता है। चलिए, ये प्रश्न बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्या छोटा कर दें? दिख तो रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा कर देना थोड़ा। चलिए आप बताइए, अब बताइए आप, वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत मतलब होगा क्या? अब वो देखना है। प्रतिबिंब कैसा होगा? की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर। ध्रुव से, मान लिया कि ये क्या है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना। अवतल दर्पण ऐसे होता है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ध्रुव है जो यहाँ P होता है, P इसका ध्रुव होता है। ये F है यानी कि फोकस है। फोकस के बाद यहीं पे क्या होती है? R होता है यानी कि त्रिज्या होती है। त्रिज्या के बाद इधर की जो बातें होती है वो अनंत की बातें होती हैं, इधर अनंत की बातें कर दी जाती हैं। तो दर्पण हुआ, दर्पण से जो P है ये पोल है, पोल यानी कि ध्रुव है, और ध्रुव के बाद ये क्या है? ये इसका F यानी कि फोकस है, R यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पोल से फोकस की ओर आने पर, पोल से फोकस की ओर आने पर वास्तव प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? प्रतिबिंब में की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? ये पूछा गया है। तो जब ये पूछा गया है तो इसको देखते हैं हम लोग क्या बनता है। पहला काम क्या है? ध्रुव से अनंत से ध्रुव की ओर, अनंत से ध्रुव की ओर जाता है।
अनंत से ध्रुव की ओर जाता है। पहला काम, जब यहाँ से ये नजदीक आएगा, जितना ये इस साइड आएगा वो उतना दूर भागेगा। वो उतना क्या होगा? दूर भागेगा। वो उतना ही दूर भागेगा का मतलब क्या होगा? मतलब ध्रुव से अनंत की ओर जाने की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? पोल से फोकस की ओर आ रहा है, यानी कि ध्रुव से अनंत की ओर भागेगा। मतलब जितना नजदीक रहता है उतना ही नजदीक दिखेगा। जितना नजदीक रहता है अवतल में, उत्तल की बात करता तो ये उल्टा हो जाता, अभी अनंत से ध्रुव की ओर जाता। लेकिन यहाँ पे अवतल की बात करके उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। अवतल की बात करके कंफ्यूज कर दिया आपको, ठीक है। उत्तल की बात करता तो वो आपका ये पहला वाला सही हो जाता, लेकिन ये आपका उत्तल दर्पण में सही होता है। ये आपका उत्तल दर्पण में सही होता, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है? अवतल दर्पण। ये ध्यान दीजिए, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है इस पर, उत्तल दर्पण पर। लेकिन इसने कहा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहाँ है? ध्रुव से अनंत। वास्तविक, वास्तविक नहीं बनेगा भाई, आभासी बनता है चित्र। अनंत से ध्रुव, ठीक है। ये भी ये तो अनंत से उत्तल के लिए हो गया, ये भी गलत हो गया। ये तो उसके लिए सही है। बचा ये चौथा वाला, ध्रुव से। देख रहे हैं आप लोग, ध्रुव से अनंत की ओर गया। चित्र जो होता है वो आभासी बनता है। अनंत की ओर जाने पर हमेशा आभासी चित्र ही बनेगा। जब नजदीक आता, देखिए ध्रुव से अनंत की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर जाने पर कोई वस्तु आभासी हो, लेकिन सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये रहा राइट आंसर। अगर आपको क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। अगर आप हाई स्कूल की साइंस की बुक देखेंगे ना, उसमें फिजिक्स का जो चैप्टर है दर्पण, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। चलिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि एक मिनट, मैं कुछ और लिखने जा रहा था। अम्ल प्लस क्षार अगर मिलाया जाता है तो ये जो अभिक्रिया होती है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप अम्ल और क्षार बनाएंगे, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है भाई? अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो जल प्लस लवण, जल प्लस लवण बनता है। ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये क्या प्राप्त होते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं। अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इतनी बातें जानते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात। सब हाई स्कूल से पूछे गए प्रश्न हैं, हाई स्कूल के सारे प्रश्न हैं। एकदम मैं बता रहा हूं आपको, मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहां से हाई स्कूल से प्रश्न बनाया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या कहा इसने? मिलाए जाने पर क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि। वृद्धि तो नहीं होगी, वृद्धि इसमें होती ही नहीं है। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, हाँ कमी होती है, कमी होती है, ठीक। और विलयन तनु हो जाएगा, विलयन सांद्र हो जाएगा, नहीं सांद्र नहीं होगा, विलयन कैसा हो जाएगा? तन हो जाएगा। 2 और 3 किस ऑप्शन में भाई? 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में है, ये हो जाएंगे, ठीक है। अम्ल और क्षार के गुणों को जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, ये लीजिए, युग्म C3H8 और C3H12, नहीं C3 के साथ 12 कहाँ आएगा? C3H8 ले लिया है, C2H5 होता है, C3H8 हो जाएगा। हाँ मिस हुआ है, उस मिस्टेक को सुधार लीजिए। तो ये 5 नहीं है भाई, ये 3 नहीं है, ये 5 होना चाहिए, तब वहां पे जाके 12 बनेगा। के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होगा? के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होगा?
तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि भाई कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है। पहले तो आपको यही जानना होगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी एक होता है और परमाणु क्रमांक भी एक होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका कार्बन है, कार्बन का अब आप लोग सोचेंगे कि भाई क्रमांक कितना होता है, और फिर सोचेंगे कि इसका जब क्रमांक नहीं पता है द्रव्यमान कैसे पता करेंगे। जल्दी से ढूंढ के आइए, तो नेट पर सर्च करके आइए। हाई स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था तब तो आप लोग ध्यान नहीं दिए, अब ध्यान दीजिए। आवर्त सारणी पढ़िएगा, मेंडलीव द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी है। अच्छा, कितने वर्ग कितने समूह वो पाए जाते हैं, आवर्त कितने समूह और कितने आवर्त पाए जाते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में, बता सकते हैं कोई लोग? चलिए बताते रहिएगा। 12 होता है इसका द्रव्यमान और 1 होता है इसका द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 लेते हैं। ठीक, तो कितना कितना है पहले ये देखिए। सी कितना है, सी 3 है, 3 सी है तो 12, ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया कितना होता है 36 और प्लस 8, प्लस कितना है 8, कितना हो जाएगा 36 8 44, ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। ये तो C3H8 का हो गया। ठीक, अब उसी के साथ किसका देखना है, C5H12 का देखना। दोनों में अंतर बताना है, पहले दोनों का निकालना होगा। 5 है, 5 का मतलब 5 लगाइए, 5 के साथ 12 का गुणा कीजिए, 12 पच्चे कितना हो गया, 12 पच्चे तो मेरे देखने में 60 ही होता है ना, 60 होता है ना। 1 मिनट, 10 60 सही तो है। हो गया, प्लस ये 8 की जगह पे अब 12 हो गया है, 12 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 72 हो गया, 72 हो गया। अब दोनों में अंतर दिखाना है, इसमें और इसमें आपको अंतर बताना है, दोनों में अंतर बताना है। कितने का अंतर दिख रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 28 का आ रहा है। 28 का आंसर आ रहा है, 28 है, लीजिए मिल गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब आप इनका क्रमांक द्रव्यमान ये सब जानेंगे तभी तो इसको निकाल पाएंगे। देखिए आप तीन अणु कार्बन के हैं, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, दोनों का जब गुणा कर देंगे तो उसका आणविक द्रव्यमान आ गया, उसका आणविक द्रव्यमान आ गया। हाइड्रोजन का 8 संख्या है तो 8 ही हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे 8 ही हो गया। दोनों का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया आपने, इसका भी आणविक द्रव्यमान उसी तरह से निकाल के दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर कर देंगे आ जाएगा आपको। ठीक है, उसने अंतर ही पूछा है ना, हाँ अंतर ही तो पूछा भी, बस। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत जनित्र के, यानी जनरेटर की बात कर रहा है, जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो क्या बात कर रहा है देख लीजिएगा, ये भी फिजिक्स से है, आपके फिजिक्स के प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जाती है, ये तो सही बात है। कुंडली में जब आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, सही, ठीक, पहला तो सही है। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा, हाँ चाल बढ़ाएंगे तो तब भी धारा बढ़ जाएगी। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करेंगे तो धारा कहाँ बढ़ेगी, कमी करेंगे तो धारा बढ़ेगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है, और ये पहले में ही, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो गया। किसी चीज को जब बढ़ाएंगे तभी तो धारा बढ़ाएगी, उसकी कैपेसिटी, 1 मिनट, चलिए, तो जब उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेगी भाई। चलिए आगे, अब यहाँ पर आपको इसमें पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाए या जनरेटर पढ़ा दिया जाए तो ये संभव भी नहीं है, इसीलिए जितना बताया जाए उतने में सही। आइए हल कीजिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो देखना है। चलिए, तो कौन सा कथन सही है भाई, थोड़ा सा छोटा करें कि ऊपर करते हैं, चौथा वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लीजिए अब दिख रहा है।
दिख रहा है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः क्या करती है, अनुरेखण करती है। वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र पर ही आकर बनता है, ये तो सही है। और गोलीय दर्पण है ना, हाँ, वक्रता केंद्र पर यदि कोई मान लीजिए दर्पण है, वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाता है, उसका अनुरेखण करता है, वापस वक्रता केंद्र पर आ जाता है। ये प्रकाश की किरण का गुण है, प्रकाश की किरण का गुण है। ये तो पहला सही हो गया। प्रकाश की किरण का यही गुण है कि अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से डाला जाए तो वक्रता केंद्र से पुनः वापस लौट आती है। तो यहाँ की बात ये ऐसे नहीं होती, ये जब फिगर बनता है ना तो ये ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे है तो यहाँ से बनाया जाता है, यहाँ से डाला जाता है प्रकाश, ये प्रकाश जाता है और ये दर्पण पे जाके मिलता है, फिर वहां से ये वापस उसी दिशा में लौट आता है, वापस उसी दिशा में क्या होता है, लौट आता है। ठीक, ऐसे होता है। पहला तो सही हो गया। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर, हाँ सही तो हो गया। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। सीधी सीधी बात है, वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र मैंने बताया कि जब वहीं से वापस लौट आ रहा है तो भाई उतने तो बराबर भी तो होगा, बराबर भी तो होगा। सही है, बराबर है एकदम, हाँ ये भी बराबर है, सही। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी सही, ये भी सही है। जो फिगर होता है वो वास्तविक होता है और वास्तविक फिगर हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक फिगर जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इतना जानते रहिए। वास्तविक फिगर उल्टा होगा, आभासी फिगर सीधा होगा। ये आपकी ज्यादातर स्थिति बनाता है। जब यही दर्पण के पीछे बनने लगेगा तो दोनों उल्टे हो जाएंगे, ये सीधा वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। अब इतने में तो आपके सिर के ऊपर से निकलेगी बात, ये मैं समझ रहा हूँ। तो इसीलिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न का उत्तर करते आगे बढ़िए, और जब थियरी की क्लास होती है तो उसको ज्यादा समझा कीजिए। तो इतने में इतना आप समझ गए होंगे कि वास्तविक है तो उल्टा ढूंढिएगा और जब आभासी है तो सीधा ढूंढिएगा, ये इतना तो जानते रहिएगा, ये ट्रिक है इसकी। तो चलिए, यानी तीनों सही हो गए ना, तीनों सही हो गए। ये देखिए 1 2 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही तीनों लगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तीनों के तीनों। गोलीय दर्पण की जितनी बात है, प्रकाश गुजारिए, ऐसे ही बन जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 10वां। 10वें प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग, बड़ी जल्दी पहुंच गए। अच्छा, व्याख्या आज बहुत कम हो रही है ना, हाँ चलिए। तो अब बताइए, गाजर में विटामिन ए उच्च मात्रा में मौजूद होती है, ठीक है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, ये ना बता पाएंगे तो लानत है आप पर भाई, क्योंकि मैं 3 दिन से आपको विटामिन के प्रश्न करवाते आ रहा था और विटामिन की 2 क्लासेस मैंने ली हुई, थियरी की 2 क्लासेस और 3 क्लासेस मैंने प्रैक्टिस की करनी। अब अगर उसमें भी ना आए आपको तो फिर लानत है, सही है भाई, मैं फिर क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। इससे बच्चे को कई बीमारी कहा, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा, विटामिन से ऊर्जा कहाँ मिलती है भाई, इससे बच्चे की हड्डियां कहाँ मजबूत होती हैं, विटामिन ए से। विटामिन ए हड्डियों की मजबूती थोड़ी करता है, ये तो डी की बात कर रहा है। और कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, विटामिन कौन सी करता है, कौन सी विटामिन होती है, विटामिन होती है, प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इससे बच्चे की आंख
मिल गया। विटामिन ए मैंने आपको बताया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल किससे बना है? रेटिना से। रेटिना किससे जुड़ा हुआ है? आंख से। और आंख से जब जुड़ा है तो बात भी आंख से पहुंच गई। आंख से पहुंच गई तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर आपके लिए। गाजर, गाजर में जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, वो आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आंखों के लिए क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ से ये देखिए, इतने में ही मैंने कह दिया कि रोशनी बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे चलें। लीजिए, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में, वो तो आसान था, इसको बता के दिखाइए। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? है तो आसान, है आसान, बस आप लोग केमिस्ट्री से बहुत दूर भागते हैं। जब दूर भागते हैं तो मैं तो जानता हूँ 5% लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। आप में से जितने लोग हैं 5% लोग इसका आंसर सही कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इसे त्रिसहसंयोजी सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आबंध कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले। लीजिए, तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट किया कीजिए। प्रश्न बेहतरीन है, अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका पेपर में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ कॉजेज रिकेट्स, मतलब की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। रिकेट्स को क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है विटामिन ए। भाई विटामिन ए आप लोग जानते हैं, अभी भी बताया हूँ, रतौंधी के लिए है। किसके लिए है? रतौंधी के लिए होता है। प्रोटीन, प्रोटीन आपको रक्षा करता है, आपके शरीर का विकास एवं रक्षा प्रदान करता है, विकास करता है। ठीक है, आपके शरीर की रक्षा नहीं करता है, रक्षा तो विटामिन करते हैं। तो ये क्या करता है भाई? विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है। टूट फूट की रक्षा करता है, शरीर में टूट फूट की रक्षा करता है प्रोटीन। विटामिन डी, विटामिन डी ही तो है भाई जो हड्डियों की मजबूती देता है, हड्डियों को मजबूती देता है। और जो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग है वो विटामिन डी की ही कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या होता है भाई? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब लोग जानते हैं और मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ इसे, कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि विटामिन बी क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपको विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं 5, B6, B7, B7 के बाद B9 और B12 इतने कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। जितने तो विटामिन नहीं उससे ज़्यादा तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, जितने आप विटामिन नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए आगे चलें। 12 हो गया, 13 में प्रश्न। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बीमारी नहीं होती है भाई, प्रश्न पूरा पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाता है। तो क्या है इसमें? इसमें है आपका कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। तो इन्फ्लुएंजा ये तो है, पैरों में दाग नहीं है, हेपेटाइटिस है, पूछा क्या है उसमें? नहीं पूछा है, तो नहीं, जो गलत कटा है वही सही हो जाएगा, जो गलत कटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पैरों में दाग, पैरों में दाग किसके कारण होता है भाई? फंगस के कारण ना, किसके कारण होता है? फंगस के कारण या जीवाणु के कारण? जीवाणुओं के कारण होता है भाई। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है, फंगस के कारण नहीं।
ठीक है, किसके कारण होता है? ये जीवाणुओं के कारण होता है। यहाँ पूछा उसने क्या है? विषाणु पूछा है। विषाणु यानी कि वायरस पूछा है। ये वायरस से पूछा गया है, यानी कि विषाणु से पूछा गया है। विषाणु से पूछा है, होता जीवाणु से है, इसलिए इसमें इसका होना गलत बात है। ठीक है, और यही राइट आंसर बन गया ना होने की वजह से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अभ्यूहन। अच्छा हाँ, असॉर्टमेंट मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण थे? उनके कितने लक्षण थे स्वतंत्र अभ्यूहन? एक लंबा, एक बौना, एक लंबा, एक बौना। कितने लक्षण? 2 लक्षण। ऑप्शन नंबर 2 ढूंढिए, कहाँ है 2? फोर्थ में है। किसमें है भाई? फोर्थ में है। ये आपका राइट आंसर हो गया। जरा बताइए तो मेंडल ने जो नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे मेंडल ने? मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे मेरे भाई। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से वो बताइएगा तो। मेंडल के 3 नियम, तो मेंडल का पहला नियम था, मेंडल का पहला नियम क्या था भाई? तो मेंडल का पहला नियम था पृथक्करण। अच्छा, पहला प्रभाविता का नियम था। चलिए 3 नियम थे, पहला नहीं, ये समझ लीजिए आप। पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या था? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तीसरा क्या था भाई? पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। तीसरा आप बताइए तो, तीसरा आप बताइए। अगर अब भी ना बता पाए तो मैं क्या कहूंगा आपको कि आप अपने से जो सबसे लग रहा हो कि खराब आपको लग रहा हो वही मान लीजिएगा। तीसरा तो सामने दिख रहा है ना, स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत, स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत। 3 सिद्धांत दिए थे इन्होंने, तीनों सिद्धांत आपके सामने। मटर पर 3 नियम दिए थे इन्होंने। चलिए आनुवंशिकता, इसमें कौन सा आंसर थे? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही था, और ऑप्शन में कितने हैं इसमें? 2 लक्षण थे। डाबर नियर के, अच्छा डाबर राइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। सही क्रम का चयन करें। प्रश्न में ही आंसर छिपा है। अगर आप लोग समझदार होंगे तो प्रश्न में ही आंसर छिपा है, आपको ढूंढने की जरूरत भी ना पड़े। क्या पूछा है उसने? त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत में 3 होते हैं। इन्होंने जानते हैं डाबर्नियर ने क्या कहा था? डाबर्नियर ने कहा था जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो नंबर, जो एलिमेंट रखे गए हैं, जो तत्व रखे गए हैं, उन तत्वों में जब आप देखेंगे तो एक संबंध आता है, एक संबंध आता है। कौन सा संबंध है वो संबंध इन्होंने यह बताया कि पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व। तो इसमें पहला तत्व और जो तीसरा तत्व है, पहले और तीसरे तत्व, पहला तत्व तीसरा तत्व, देख रहे हैं ना, इनके परमाणु क्रमांक के का जो औसत होता है वो दूसरा तत्व होता है। इन्होंने क्या नियम बताया कि अगर इसका क्रमांक ले लें और इसका क्रमांक ले लें, दोनों का औसत निकाल लें, दोनों का औसत निकालने के बाद जो बीच वाला बचा है, जो बीच वाला तत्व है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक आ जाता है। इन्होंने ये बताया था। लेकिन ये नियम बहुत दूर तक नहीं चला था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये ठीक था, कुछ हद तक ठीक था। इसीलिए इसको पूर्ण रूप से अप्रभावी नहीं किया गया। इसीलिए इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि त्रिक नियम भी, त्रिक मॉडल भी, त्रिक सिद्धांत भी इन्होंने जो दिया वो कुछ तत्वों पर काम करता है,
तो इसमें से इन्होंने इन पर कहा, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि इस क्रम में कौन सा सही है। इसमें काम करता है जो इन्होंने रखा है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Cl इसका होता है ना Cl17। ब्रोमीन Br होता है, Br कितना होता है? 35। और आयोडीन कितना होता है भाई? तो आयोडीन 53 होता है। कितना होता है? 53 होता है। तो 17, 35 और 53, इनका नियम क्या था कि इन दोनों को जोड़ दें। अगर इनका नियम था कि क्लोरीन और आयोडीन को जोड़कर उसका आधा कर दें। इसको जोड़कर क्या कर दें? इसको जोड़कर इसका क्या कर दें? बाई 2 कर दें, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। क्या ये सही है? देखा जाए तो 17 प्लस 53 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 हो गया। 70 का आधा कीजिए, 35 आ गया। ये डॉबर्नियर का नियम था, जो कि ये देखिए आ गया। डॉबर्नियर का नियम सामने आ गया। जैसे परमाणु क्रमांक 11, 12 और 13 को देखिए। 11, 12, 13। अब 11 और 13 को जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा भाई? 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 11, 13, 24 बन रहा है ना। 24 का आधा कीजिए, 24 का आधा करेंगे 12 आ जाएगा। परमाणु क्रमांक 11, 12, 13 आ गया। मतलब कि उन्होंने सही ही कहा था। कुछ हद तक डॉबर्नियर का अतिरिक्त नियम काम करता है। तो ये हो गया। अब इनका क्रम देखना था, तो पहले 17 आएगा, बाद में 35, दूसरे नंबर पर 35 आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा। क्रम कहाँ है भाई इनका? कहाँ है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और आपने त्रिक नियम भी देख लिया, किसका? डॉबर्नियर का। डॉबर्नियर का त्रिक नियम क्या है? याद हो गया ना। डॉबर्नियर का त्रिक नियम यही है कि आवर्त सारणी में दिए गए क्रमशः तीन तत्वों में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु क्रमांक का औसत दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है। और इसका क्रम क्या बन जाएगा? इसका क्रम यही बन जाएगा। क्लोरीन का क्लोरीन, ब्रोमीन 17, 35, ये तो आप भी बना देंगे। अगर इसका परमाणु क्रमांक याद है तो, इसका परमाणु क्रमांक याद है तो आप भी बना लेंगे। ठीक है, ये डॉबर्नियर का त्रिक नियम था। आगे चलें। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह। अच्छा, ये तो मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया। चलिए हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? हल कर लें। 56 है, 66 है, 59 है, 69 है और 62। क्या नियम काम कर रहा है इस पे? 56, 66, 10 ज्यादा हो रहा है। ये 59 है, ये 69 है और ये 62 है। हल कीजिए जरा। दूसरे से संबंध नहीं, तीसरे में देखिए मिल रहा है। तीसरे में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तीसरा, हाँ मिल तो गया। लीजिए, मिल गया। संबंध यहाँ से दिख रहा है कुछ। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है। 3 प्लस इसमें है, 3 प्लस इसमें है, यानी कि जो अगला होगा वो भी 62। 62 कैसे होगा? 59। हाँ, ये देखिए यहाँ से निकला है, यहाँ गया है। 3 प्लस इसमें है, यानी कि जो अगला आएगा अब यहाँ का 3 अधिक होगा। यहाँ से 3 अधिक का मतलब 69 है। 69 में 3 प्लस कर दीजिए, 72 आ जाएगा। 72 कहीं है ऑप्शन में तो ठीक है। 72 कहीं ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। लीजिए, ऐसे ढूंढा कीजिए, मिल गया, मिल गया आंसर। ओके, राइट आंसर। चलें आगे चलते हैं। एक सुबह मोना, ये भी देखिए रीजनिंग है, डायरेक्शन से है, रीजनिंग के डायरेक्शन से है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत हुई कोई मसला नहीं भाई। एक सुबह मतलब सुबह का समय है।
मोना और श्रेया आमने सामने खड़ी हैं, दोनों आमने सामने खड़ी हैं। अब किसका नाम क्या है अभी बता रहे हैं। खड़ी होकर बात कर रही थी, मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। अब सुबह का समय सूर्य यहाँ पर होगा। मोना की परछाई मतलब इधर से है तो इसकी परछाई जानी चाहिए ना, ये मोना हो गई। हाँ, मोना की परछाई आमने सामने है दोनों, मोना ये हो गई तो श्रेया ये हो गई, ये श्रेया हो गई। लीजिए, ये मोना हो गई, ये श्रेया हो गई। वो क्या पूछ रहा है, श्रेया पर पड़ रही थी, मतलब इसकी जो परछाई सही है ना, जब ये पूरब रहेगा तभी तो इसकी परछाई इसके ऊपर आएगी। ये पूरब है, पूरब में खड़ी है। श्रेया का मुख, अच्छा श्रेया का मुख पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है भाई। श्रेया, ये दोनों आमने सामने खड़ी हैं, श्रेया इधर देख रही है और इधर सूर्य है, सुबह का समय है, सुबह के समय सूर्य किधर होता है, पूरब में होता है। इतना आसान सा प्रश्न है, अगर नहीं कर पाए तो आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, खराब नहीं है आप लोग, प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, मेहनत करने की जरूरत है। खराब कोई नहीं होता है, बस मेहनत कर देंगे निखर कर सामने आ जाएंगे। जैसे जानते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात ते सिर पे परत निशान। सोच लीजिए, सिल पर जब निशान पड़ जाता है एक रस्सी के आने जाने से, तो आपके परिश्रम करने से आप निखर नहीं सकते, आप संवर नहीं सकते, विद्वान बन सकते हैं आप। क्योंकि आप जितने भी वैज्ञानिकों का इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी कवि या फिर विद्वान इंसान हैं, महान इंसान हैं, उनका आप इतिहास उठा के देखेंगे, ज़्यादातर यही बताया गया है कि वो ज़्यादातर जड़ बुद्धि के थे। बहुत ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है, परिश्रम करने के बाद वो निखर कर सामने आए। तो आप भी निकलिए, आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी प्रकाश की ज्योति की तरह से चमक जाएंगे। चलिए, हो गया। ये लीजिए, ये तो फिजिक्स का है, वाट दिख रहा है ना, वाट दिखा तो फिजिक्स है। 300 वाट रेटिंग वाले एयर कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किए जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल खपत बताइए। खपत बतानी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, विद्युत ऊर्जा कितनी खपत होगी उसको पूछ रहा है, विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। तो यानी कि शक्ति गुणे समय हो गया। टाइम कितना दिया है, 12 घंटे चलाता है, डेली चलाता है। टाइम क्या दिया है भाई, टाइम दिया है 12 घंटे चलाता है, लेकिन वो भी डेली चलाता है, तो कितने घंटे हो जाएगा, डेली 30 दिन का 12 घंटे को 30 से गुणा कीजिए, 12 या 36, 360 घंटे हो गया। कितना हो गया, 360 घंटे। समय तो निकल कर चला आया। अभी शक्ति की जरूरत है, शक्ति कितना है, 300 वाट है, 300 वाट है, वाट लायक यहाँ आंसर नहीं दिया है कोई, तो वाट को चेंज करेंगे ना, तो P यानी कि शक्ति है, P मतलब पावर होता है ना, शक्ति हो गई। 300 वाट है, 300 वाट दिया है, इसको किलोवाट में बदल लो, किलोवाट में बदलोगे 1000 से भाग दे दो, 1000 से जब भाग दोगे तीनों कट गया ना, हाँ तीनों कटेगा, ये 0.3 के किलोवाट, हाँ किलोवाट हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो गया। अब ये पावर मिल गया, विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, P मिल गया, T मिल गया, P मिल गया, P गुणे T इसका फॉर्मूला है, P गुणे T कर दो, 0.3 है, गुणे 360 कर दो, 360 करोगे तो ये 0 से 0 3 यहाँ आ गया, ये 0 खत्म होगा तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो गया, तो अब 36 में 3 का गुणा करोगे तो 36 3 यहाँ 108 बन रहा है। 108 कैसे बन रहा है, किसमें बन रहा है, किलो वाट तो था ही, और ये घंटा आ गया इसके साथ, किलोवाट घंटा। क्या आ गया, किलोवाट घंटा, ये भाई किलोवाट होता है, किलोवाट घंटे में आ गया, आपका आंसर 108 आ गया। 108 देखो, ये किलोवाट है, ये किलोवाट घंटा, ये ऐसे किमी नहीं होगा, किमी नहीं होगा इसमें भाई,
किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे आपकी तबीयत हरियर हो जाएगी। आरआरबी वालों ध्यान दीजिए, पर्सनली आप लोगों के लिए ये सब है। यूपीपी वाले तो भाई यूपीएसआई वाले सब नहीं फिर अपना। हाँ, प्रश्न नंबर 19वां, HIV यानी कि एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा तो। HIV और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV और AIDS, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग जरा बताइएगा क्या होता है। दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जरा कमेंट करके बताइएगा तो। पूछा क्या प्रश्न, देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम प्रश्न देखते हैं। कि संचरण को रोकने, अच्छा संचरण मतलब आगे बढ़ने से रोकने, संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण रहता तो ज्यादा अच्छा पड़ा होता। संक्रमण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये ध्यान दीजिएगा, गलत को ध्यान दीजिएगा। मतलब उससे रोकने के लिए कौन सा कथन गलत है वो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इनका नाम जानेंगे तो ये होता है ह्यूमन इफिशिएंसी वायरस, ये हो गया। और इसका क्या होता है? एक्वायर्ड, क्या होता है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो इफिशियंसी, अच्छा ये इम्यूनो भूल गए यहाँ पे, इम्यूनो इफिशियंसी वायरस, ठीक है, इम्यूनो यहाँ रहेगा, हम तो भूल गए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी यहाँ वायरस था, यहाँ सिंड्रोम हो जाएगा। सिंड्रोम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इतना जान जाइए कि एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम नहीं, वायरस होता है, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी यहाँ है, डिफिशियंसी हमने लिख दिया। चलिए, तो इतना जानते रहिए कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, सही है भाई। HIV उसी से होता है, किससे? यौन व्यवहार को अपनाने से ये होता है। कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले विसंक्रमित यानी कि सैनिटाइजर करके हाँ किया जाना चाहिए, सही। बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा। दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका जाना चाहिए, ये भी सही है। सुइयों के, आप एक सुई किसी और को लगा रहे हो, वही सुई निकाल कर दूसरे को चोक दिए, उसको जिसको HIV या एड्स हुआ होगा उसका इंजेक्शन किसी और को लगा दोगे तो उसको तुरंत हो जाएगा, ये भी सही। मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। मच्छरदानी लगाकर आप मच्छर को रोक रहे हैं, मलेरिया रोकना है क्या? मलेरिया से रोकना है, यहाँ HIV और एड्स की बात कर रहा है। अरे कौन से मच्छर को HIV हुआ है भैया? कौन से मच्छर को HIV हुआ है? गलत बात है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा वाला गलत बात पूछ रहा है, गलत वाला चौथा वाला ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर आपका। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। किसी दिशा के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF होगा, क्या होगा भाई? EMF क्या होगा EMF, जरा बताइएगा। तो इतना तो आप लोगों को मुझे लगता है कि नहीं समझ में आएगा, इसीलिए बता दूं कि शून्य होगा। और शून्य होता क्यों है, बस इतना जान लीजिए, जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो अपरिवर्तित होता है,
समांतर श्रेणी की बात जब गत करते हैं तो उत्पादन प्रेरित जो होगा वो शून्य होगा, कम होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो अपरिवर्तित रह जाएगा, अपरिवर्तित। जब ये अपरिवर्तित होगा तो मान बढ़ेगा ही नहीं, जब मान बढ़ेगा ही नहीं तो मान कितना हो जाएगा, शून्य ही रह जाएगा, शून्य ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 68 का भैया पगला गए थे का, 20 के बाद सीधा 68, वाह धन्य है प्रभु, 20 के बाद सीधा 68 पर आ गए। 21 क्या हो जाएगा, 21। ठीक, चलिए विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में जानते क्या होता है, जो मजबूत इंसान होता है वो कमजोर को धक्का मार के हटाकर उसका स्थान ले लेता है, बस इतना जानिए। जो मजबूत, तगड़ा, ताकतवर इंसान होता है वो हमेशा जानते हैं कि अपने से कमजोर इंसान को उठाकर फेंक देता है और उसके स्थान पर बैठ जाता है, उसकी जगह ले लेता है। तो यही ये विस्थापन अभिक्रिया बता रही है। क्या बता रही है कि ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा अभिक्रियाशील या क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं, उसे विस्थापित कर देते हैं, इसीलिए उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, इसके ऑप्शन को देखते हैं क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है इसके संबंध में। एक रासायनिक अभिक्रिया है, सही है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक एकल यौगिक बनता है। गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है, चलिए ये गलत हो गया। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अभी अभी मैंने आपको पूरी परिभाषा ही बताया और परिभाषा से ही इसका प्रश्न है, परिभाषा से ही इसका प्रश्न बनाया गया है। आगे भी देख लें, कुछ है। एक कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन में अपेक्षाकृत अधिक को क्या करता है, विस्थापित नहीं करता है भैया, अधिक क्रियाशील वाला मार के कम क्रियाशील वाले को भगाता है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया उसी का। एक कम ऋण विद्युतीय अधातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम धातु को, धातु की बात कहाँ कर देगा, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो चलिए इसमें सीधी सीधी बात मैंने वही बताया ना आपको, जो ज्यादा ताकतवर इंसान होता है वो कम ताकतवर इंसान को उठाकर हटाकर वहां उसका स्थान ले लेता है, उसको विस्थापित कर देता है। इतना समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसका उदाहरण भी कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे कि आप आयरन जानते हैं और ये होता है कॉपर सल्फेट, देखते हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, दोनों से जब अभिक्रिया करवाएंगे, ये एक धातु है, ये जानते हैं ना, ये एक धातु है, ये एक मेटल है और ये क्या है भाई, ये AQ है। क्या है, AQ है, यानी कि ये जलीय विलयन है। जब इनसे दोनों से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कॉपर जो होता है, ये फेरिक यानी कि आयरन आपका अधिक क्रियाशील होता है। आयरन क्या होता है भाई, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपके कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। तो ये आयरन सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट था, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर उठकर बेचारा बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसको उठाकर इसने फेंक दिया, धक्का मार के हटा दिया। तो ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर 2 सही। चलिए तो चलें अगले प्रश्न पर। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। अच्छा, अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। दो ही स्रोत होते हैं भाई, दो सोर्सेस होते हैं। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, एक सोर्स होता है आपका रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। सोर्सेस कहिए या फिर एनर्जी कहिए, बात वही है।
जब सोर्स नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से बनेगी, एनर्जी नहीं रहेगा तो सोर्स कहाँ से बनेगी। बस इतना जानिए, जो रीन्यूएबल होते हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। रीन्यूएबल जो होते हैं ये पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं कि नहीं होते हैं। ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है ना पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है रीन्यूएबल। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल होता है, यानी कि अब इसको कहें नवीकरणीय, हिंदी लिख दीजिए पहले भाई, नहीं तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत कहिए या संसाधन कहिए, स्रोत कहिए, और ये अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत कहिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप जानते हैं कि नवीकरणीय जो होता है ये स्वतः ही बन जाते हैं, स्वतः ही हमें स्वतः ही समाप्त होने पर स्वतः, चलिए यहां से लिख लीजिए, समाप्त होने पर स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। मतलब ऐसे स्रोत हैं जिनका उपभोग आप कीजिए, जिनका उपयोग आप कीजिए, फिर ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये फिर से हमें प्राप्त हो जाते हैं, पुनः स्वतः ही ये हमें प्राप्त हो जाते हैं प्रकृति से। प्रकृति द्वारा ये हमें वापस फिर से मिल जाते हैं, प्रकृति द्वारा ये हमें वापस फिर से मिल जाते हैं, इसलिए इनको नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है, अक्षय कहा जाता है। और अनवीकरणीय किसे कहा जाता है, अनवीकरणीय का मतलब जिनका उपभोग अगर हम लोग कर लिए, उपयोग हम लोग अगर कर लिए और वो समाप्त हो गया, तो वापस मिलने वाला नहीं है। उसके निर्माण में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं उसके निर्माण में, इसीलिए ये सीमित होते हैं, ये सीमित होते हैं, और ये क्या होते हैं, असीमित होते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो नवीकरणीय में कहिए आप सूर्य ले लीजिए, सौर ऊर्जा अगर आपका चार्ज है बैटरी, जब तक चार्ज है तब तक आप यूज करेंगे, लेकिन वो डाउन हो जाएगा, डाउन हो गया रात में मान लिए, फिर से सूर्य निकलेगा, सौर ऊर्जा से फिर से चार्ज कर लीजिए, ये है नवीकरणीय। उसी तरह से पवन ऊर्जा है, हवा चल रही है, आप उससे ऊर्जा बनाते रहिए, हवा खत्म होगी नहीं। जल यानी कि पानी खत्म होगा नहीं, पानी से बनाइए। भूतापीय ऊर्जा, अरे सूर्य से भूताप बन रहा है, भूतापीय ऊर्जा कहाँ खत्म होगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अनवीकरणीय क्या होंगी, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तो ये सभी है। प्राकृतिक गैस, हाँ प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला, देखिए लिखा तो है यार, बताने की क्या जरूरत, सब कुछ तो हो गया। अनवीकरणीय मैंने क्या बताया, अनवीकरणीय में मैंने बताया है, अनवीकरणीय में प्राकृतिक गैस बताया, कोयला बताया, पेट्रोलियम बताया, लेकिन वायु नहीं बताया है अनवीकरणीय में, मैंने इसे नवीकरणीय में बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक। तो इसमें इसने पूछा अनवीकरणीय नहीं है, तो अनवीकरणीय कौन नहीं है, तो यही वायु नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नवीकरणीय है, और जब नवीकरणीय है तो भाई इसे अनवीकरणीय में आप नहीं रख सकते हैं। राइट आंसर आपका मिल गया, ठीक है। चलिए जानते रहिए इतनी चीजें। चलिए अच्छा, ये लास्ट, तो कैसी लगी क्लास आपको, कैसे लगे प्रश्न बेहतरीन थे, आज दिमाग चकराने वाले थे, दिमाग आप लोगों का खुल गया होगा, आज हवा टाइट हो चुकी होगी आप लोगों की ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो कुछ प्रश्न इसमें बेहतरीन लेवल के थे, और कुछ भाई जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जब पढ़े ही नहीं हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आज 50% आप लोग कर लीजिए, बहुत है। तो 50% कर लेंगे तो ये आए हुए प्रश्न है, बताइए 50% करने से काम थोड़ी चलेगा। आए हुए प्रश्नों को आप 100% जब तक नहीं करेंगे, 99% आप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोग अभी कहीं पीछे छूटे हुए हैं।
तो पीछे मत छूटिए, आगे आइए, साथ में चलिए और लगातार चलते रहिए। लगातार चलते रहने से कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मेहनत करते रहेंगे तो आप निखर कर सामने आएंगे और सफलता आपके पास आएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास बेहतरीन है और ऐसे बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको लगातार निःशुल्क ये क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।